Dear students, I am going to describe you today the next topic of federalism. Today's topic is how is federalism practiced in India. Yesterday we discussed about the different features of federalism which were implemented in India, like two or more levels of government, independent court system. Then we discussed about the three lists: union list, state list and concurrent list. So टुडे वी विल डिस्कस ये जो सारे फीचर्स हैं किस तरीके से इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाने में मदद करते हैं. सो राइट डाउन द क्वेश्चन इन क्लास वर्क साइट. हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? ओके, सो भारत में फेडरलिज्म या संघवाद कैसे चलता है, या भारत में फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को, लोकल गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को पावर का डिवीज़न करने के लिए किस तरीके से प्रोविजंस किए गए हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. मेनली वी विल डिस्कस अबाउट द क्रिएशन ऑफ स्टेट, देन अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी and the relation between central government and the state government. So first point comes about the linguistic states. Okay, linguistic states मतलब हिंदी में भाषाई राज्य, मीन्स भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना. फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज. ओके, सो इन इंडिया most of the states are formed on the basis of the language. It means that the people who are speaking a majority of a single language, for themselves a single state was formed. For example, for Marathi speaking people, Maharashtra was formed. Punjabi speaking people, Punjab was formed. For Odia language, Odisha was formed, and there are so many states also, Bengal, गुजरात also. ठीक है, अब ये बात आती है कि शुरुआत में इन द अर्लियर टाइम इट वाज सीन दैट इफ़ वी विल फॉर्म द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, then it may create the problem for the whole country, and the state which will be formed on the basis of language, it may disintegrate with the country. ये खतरा था कि यदि हम लैंग्वेज के बेस पे राज्यों का गठन करेंगे, नए राज्य बनाएंगे, तो ऐसा ना हो कि ये सारे राज्य जो लैंग्वेज के आधार पर बनेंगे ये बाद में जा कर के इंडिया से अलग हो जाएं और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना लें. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. लैंग्वेज के बेस पे स्टेट के बनने से एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी हेल्प मिली और हमारी कंट्री भी यूनाइट हुई, और सिमिलर टाइप ऑफ कल्चर के लोग एक ही स्टेट में रहने भी लगे. इससे हर स्टेट का कल्चर भी स्ट्रॉन्ग हुआ. देखिए सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वे आर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स. देखिए आप, ये है आपका 1947 का मैप. आप इस मैप में देखिए, यहाँ देखिए राजपूताना, सेंट्रल प्रोविंसेस, हैदराबाद, मैसूर, ये उस समय के स्टेट्स के नाम हैं. जबकि आज आप देखेंगे कि इसमें से कोई स्टेट नहीं बचा है. सेंट्रल प्रोविंस मेनली मध्य प्रदेश बन चुका है, हैदराबाद तेलंगाना में है, मैसूर कर्नाटका में है, राजपूताना राजस्थान बन चुका है. तो ये सारी स्टेट की बाउंड्रीज चेंज हुई कैसे? जब लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स फॉर्म हुए. ये देखिए आप नए मैप में महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना. ठीक है, तो दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. सम स्टेट्स वेयर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, ethnicity or geography. These includes states like Nagaland,
उत्तराखंड एंड झारखंड. तो there were mostly states were formed on the basis of language, as we discussed about Odisha, Gujarat, Punjab, Maharashtra. But some of the other states there were also which were not formed on the basis of language. Apart from this, they formed on the basis of their special or precious culture. Ethnicity means वहाँ के रहने वाले लोगों की अलग अलग विशेषताएं, खासकर ट्राइबल ग्रुप्स. और जोग्राफिकल एरिया वहाँ का अलग था. जैसे नागालैंड एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, एक ट्राइबल स्टेट है. उत्तराखंड एक हिली एरिया वाला स्टेट है. और झारखंड भी एक मोस्टली ट्राइबल मेजॉरिटी वाला स्टेट है. तो नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड को बनाने का बेस लैंग्वेज नहीं थी. इनके क्रिएशन का बेस यहाँ का कल्चर, यहाँ का जोग्राफी, यहाँ का कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ये था. ठीक है. तो भारत में इस तरीके से जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, उसने भारत के फेडरल सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग किया. जो मैंने डिस्कस किया अभी कि आपने सब लोगों को अपने अपने अधिकार दे दिए, सारी स्टेट्स अपने लैंग्वेज के आधार पर बन गई. सो दे आर नाउ फ्री टू एडमिनिस्टर देयर एडमिनिस्ट्रेशन. प्लस आल्सो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि द स्टेट विच वे आर हैविंग स्पेशल फीचर्स, उनको भी स्टेट फॉर्मेशन का अधिकार दिया. और नागालैंड, झारखंड और उत्तराखंड जैसी स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए. तो लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन पहला पॉइंट है जो फेडरल सिस्टम को मजबूत करता है. दूसरा पॉइंट है हमारे यहाँ पर लैंग्वेज पॉलिसी. ठीक है. लैंग्वेज पॉलिसी देखिए. A second test for the Indian Federation is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any language. Hindi was identified as the official language. Okay. So adoption of a very fair and good language policy also helped the country like India, which is having a multi-dimensional, multicultural ethnicity. वहाँ पर इस तरीके की लैंग्वेज पॉलिसी अपनाने से भी फ़ायदा मिला. तो लैंग्वेज पॉलिसी कैसे अपनाई गई? क्योंकि भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है, बहुत सारे लोग बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं. तो किसी भी लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया. पहली काम की बात. ओके. हिंदी as the official language, not an national language. Okay. Why? Because Hindi is the mother tongue of only 40% of the Indians. Okay. So therefore there were many safeguards to protect other languages. Besides Hindi, there are 21 other languages also recognized as scheduled language. हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेज भी हैं जिनको शेड्यूल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है. शेड्यूल लैंग्वेज मीन्स दे आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उनको क्या बोलते हैं? शेड्यूल लैंग्वेज. सो इंक्लूडिंग हिंदी देयर आर टोटल 22 लैंग्वेजेस विच आर शेड्यूल लैंग्वेज. देखिए मैं आपको समझाता हूँ. ये टोटल 22 लैंग्वेज. ये देखिए असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी. देखिए ये लेटेस्ट ग्राफ है. 43.63% लोग इंडिया में हिंदी बोलते हैं. ठीक है. सेकंड नंबर पर बोली जाती है बंगाली 8.03. देन कम्स मराठी 6.86. ठीक है. तो ये टॉप 3 लैंग्वेज हैं जो इंडिया में बोली जाती हैं. हिंदी, देन बंगाली एंड देन मराठी. तो ये जो लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई गई यहाँ पर इंडिया में, उससे भी फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिली. ठीक है. कैसे? A candidate is an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. ठीक है. फर्स्ट तो काम किया आपने यहाँ पर, देयर इज़ नो स्टेटस
given to any language. There is no national language status given to any language. Language policy के तहत it means that all languages are equal. Second point क्या किया गया? A candidate who wants to do a central government job and who apply for a central government vacancy, he or she can write the examination in any of these 22 languages जो हमने अभी डिस्कस की. ठीक है. तीसरा काम क्या किया? States have to their own official language. Much of the government work takes place in the official language of the concerned state. Means state government को भी free कर दिया that they can do their own administration work, they can do their own official work in their own mother tongue. इसलिए महाराष्ट्र में मोस्टली का मराठी में होता है, पंजाब में पंजाबी में होता है, गुजरात में गुजराती में होता है. मतलब हर स्टेट को ये फ्रीडम दे दी गई कि आप अपनी अपनी मदर टंग को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं और उसी लैंग्वेज में अपना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सारा सरकारी कामकाज कर सकते हैं. तो समझिए आप कितनी बढ़िया लैंग्वेज पॉलिसी बनाई कि नो नेशनल लैंग्वेज, एवरी स्टेट इज़ फ्री टू डू देयर वर्क इन देयर ओन मदर टंग, एंड देन अ कैंडिडेट कैन गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन इन एनी लिस्टेड 22 लैंग्वेजेस. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज पॉलिसी बनाई. इसने भी हेल्प की भारत के फेडरलिज्म सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में. ठीक है. ये दूसरा पॉइंट रिलेटेड है फर्स्ट पॉइंट से. लिंग्विस्टिक स्टेट जो हमने डिस्कस किया कि पहले तो लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बना दिए और लैंग्वेज पॉलिसी इस तरीके से अपनाई कि हर स्टेट अपनी अपनी लैंग्वेज में काम करने के लिए फ्री रहे. ठीक है. और किसी भी लैंग्वेज को कोई ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया. क्लियर है. ऐसा कहाँ नहीं हुआ था? श्रीलंका में नहीं हुआ था. अनलाइक द श्रीलंका. ओके. श्रीलंका में सिविल वार के स्टार्ट होने का ये बहुत बड़ा रीज़न था. बिकॉज इन श्रीलंका दे प्रमोटेड द सिंहली लैंग्वेज ओनली. दे गिवन द सिंहली लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज स्टेटस एंड दे साइडलाइन दी तमिल लैंग्वेज एंड दी तमिल पीपल. इसलिए सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी. लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ. कोई भी सिविल वॉर नहीं हुआ. कोई बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इस तरीके से लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई गई और लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई. शुरुआत में क्या कहा गया था? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965. शुरुआत में कहा गया था कि इंग्लिश जो है 1965 के बाद ऑफिशियल पर्पस में, ऑफिशियल वर्क में यूज़ नहीं की जाएगी. बट हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू. इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म. द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू टू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस. जब ये बात आई कि 1965 में कि वी हैव टू स्टॉप द इंग्लिश इन द ऑफिशियल पर्पस, इंग्लिश में काम नहीं होगा ऑफिशियल, तो तमिलनाडु और अदर साउथ इंडियन स्टेट ने इसका अपोज किया. और देन लिटरली सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात पे एग्री हो गई कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पस के तौर पर या ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में यूज़ किया जा सकेगा. आप देखिए आज मोस्ट ऑफ द वर्क इंग्लिश में ही हो रहा है, खासकर कोर्ट्स में. ठीक है. लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है पूरे नेशन की, इसलिए हिंदी को प्रमोट करने का जिम्मा, दायित्व सेंट्रल गवर्नमेंट का है. इसलिए आपको पता है कि हर साल हिंदी पखवाड़ा जैसे उत्सव मनाए जाते हैं. गवर्नमेंट हिंदी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी काम करती है. बट ऑन द अदर हैंड एवरी पीपल इज़ फ्री टू डू देयर वर्क इन देयर ओन लैंग्वेज. और इंग्लिश का भी प्रयोग आज ऑफिशियल पर्पस में किया जा रहा है. नाउ द थर्ड पॉइंट कम्स सेंट्रल स्टेट रिलेशंस. ओके. सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम में आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन किस तरीके से होने चाहिए जिससे फेडरल सिस्टम स्ट्रांग हो, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी काफ़ी राइट्स मिले और उनको इम्पोर्टेंस मिले. क्या था 1990 के पहले तक
1990 के पहले तक मोस्टली a single party was ruling in most of the state in India as well as in the center also. Okay, आप समझ गए होंगे कौन सी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। सिंगल पार्टी ही सेंट्रल में रूल करती थी और बहुत सारी स्टेट में उसी पार्टी की सरकार भी होती थी। तो इन दैट कंडीशन द स्टेट गवर्नमेंट वेयर डिपेंडेंट on central government for their work, okay, and in that case the state governments have not so much freedom to express their ideas, to share their views or to say about their need to the central government. Why? Because दोनों स्टेट और सेंटर में एक ही पार्टी की सरकार होती थी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी वो स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ता था। क्लियर है। और यदि किसी स्टेट गवर्नमेंट में किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट होती थी, इट मीन्स दैट इफ अ डिफरेंट पार्टी इज रूलिंग इन स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी अपने पावर्स का यूज़ करके, आर्टिकल 356 का यूज़ करके थ्रू द प्रेसिडेंट। मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 का यूज़ करके प्रेसिडेंट के थ्रू किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को मिस गवर्नेंस का चार्ज लगा करके क्या कर सकती है, डिसमिस कर सकती है। ऐसा किया गया है कई बार पहले। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ देखिएगा आप, फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स। जो मैंने अभी डिस्कस किया कि सेम पार्टी की गवर्नमेंट दोनों जगह होने से स्टेट गवर्नमेंट अपने सारे राइट्स को, अपने सारे आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism. ये प्रॉब्लम होती थी कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी के अलावा राज्य में किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का मिस यूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करा देती थी। 1990 के पहले कई बार हुआ है, क्योंकि एक ही पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में और मोस्ट ऑफ द स्टेट में यूज़ करती थी, और यदि किसी एक या दो स्टेट में दूसरी पार्टी गवर्नमेंट होती थी तो वो उसको डिसमिस करा देती थी। लेकिन ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। 1990 के बाद, 1990 के बाद ये स्थिति बदल गई। Why? Because after 1990, no single party was getting the full majority in Lok Sabha, and they were not in the position to form the government with their own party members. So that in that condition, they had to take the support of other political parties and had to form a coalition government. ये लिखा हुआ है रेड कलर से, कोalition गवर्नमेंट बनने की शुरुआत हुई। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है ये समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लॉसरी में। कोalition गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज, यूजुअली पार्टनर्स इन अ कोalition फॉर्म अ पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम। जब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है। सो ये पोजीशन 1990 के बाद बनी। ठीक है, 1990 के बाद कोalition गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिलना बंद हो गई। ऐसा क्यों हुआ? वाई? बिकॉज इन सो मैनी स्टेट, सो मैनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज एंड दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जैसे महाराष्ट्र में आप शिवसेना को ले लीजिए, ठीक है, पंजाब में अकाली दल को ले लीजिए, ठीक है,
उड़ीसा में बीजू जनता दल को ले लीजिए, और भी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट में बहुत स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जिनको वहाँ की जनता वोट देकर जिताने लगी बजाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के। तो किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, देन दे हैड टू टेक द सपोर्ट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड देन दे हैड टू मेक द गवर्नमेंट, एंड दिस गवर्नमेंट वाज नोन एज द कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। ठीक है, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, the major national parties had to enter into an alliance with many parties including several regional parties to form a government at the center, जो मैंने अभी डिस्कस किया। This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of the state governments. This trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state governments in an arbitrary manner. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. So, when the system of coalition government came into effect, then the autonomy of the state governments got increased. Why? Because with the help of the regional political parties, the central government was running. So, if the central government doesn't give the rights to the state governments, in that condition, the regional political parties which were giving their support to the central government, they can withdraw the support and they can dismiss the government also. मतलब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जिनके सपोर्ट से सरकार चल रही थी, वो अपना समर्थन वापस लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को गिराने की स्थिति में आ गई कोalition गवर्नमेंट के ज़माने में। ठीक है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बराबरी से अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ और अदर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ वाली गवर्नमेंट को भी राइट्स देने पड़े। इससे फेडरल सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ। अब ये स्थिति नहीं रह गई कि हमारी सरकार यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है तो हम किसी स्टेट गवर्नमेंट में दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर देंगे। ये सिस्टम बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो केंद्र सरकार चल रही थी वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्ट से चलती रही। ये 2014 तक चलता रहा, जब प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट जो चल रही है इसको सिंगल मेजॉरिटी मिलना पार्टी को बीजेपी को मिलना शुरू हुआ। बीजेपी को 2014 में मेजॉरिटी मिली, 19 में मिली, बट बीजेपी में अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में भी कई और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शामिल हैं और उनका जो कोalition गवर्नमेंट उसको एनडीए कहा जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए गवर्नमेंट अभी चल रही है। ये देखिए, दो कार्टून के तहत पहले की और अभी की पोजीशन बताई गई है। द स्टेट्स प्लीड फॉर मोर पावर्स। ये देखिए, ये पावर्स ऑफ द स्टेट, ये एक पिक्चर बनी हुई है। ये आप लेडी की फ़ोटो आप कार्टून में समझ गए होंगे कौन सी प्राइम मिनिस्टर हैं ये। और ये सारी स्टेट्स बिल्कुल देखिए बैगर्स जैसे अपने स्टेट्स के लिए पीएम के सामने खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था जो मैंने आपको बताया कि सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट होने से दोनों राज्यों में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होता था कि वो किसको कितने राइट्स दे और वो मिसयूज़ कर लेती थी पावर्स का। लेकिन अब आप देखिए दूसरे कार्टून में जब कोalition गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हो गई, ये देखिए कोalition गवर्नमेंट बना हुआ एक मिसाल में, तो प्रधानमंत्री के पसीने छूट गए हैं। ये देखिए आप, सबकी फ़ोटोज़ बनी हुई है, ये पूरे जो कहना चाहिए सीट बनी हुई है उसमें सबकी भी फ़ोटोज़ कार्टून के तहत बनाए गए हैं। अब इसमें से कोई भी यदि एक अपना हिस्सा हटा ले, अपना पार्ट अलग कर ले तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल हुआ? कोalition गवर्नमेंट बनने के बाद। पहले राज्यों को अपने लिए स्टेट मांगने पड़ते थे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट राज्यों को देना मजबूरी हो गई क्योंकि उनके सपोर्ट से ही अब सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है। ओके, सो ऑल दीज पॉइंट्स, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी एंड द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस मेक्स इंडिया एज अ स्ट्रॉन्ग फेडरल कंट्री। ठीक है, आप आंसर में यही पॉइंट लिखेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।